तो प्यारे बच्चों, आज हमारे पास है ना जो टॉपिक है वो विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है। इससे पहले हमने जो है मध्यकाल में अरब का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत कल के क्लास में किए हैं। अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा। और आप ये भी देखे हैं कि अरब आक्रमण के उपरांत जो दिल्ली में 5 गो राज्य वंश हुआ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, है ना, और फिर मुगल पीरियड पे आएंगे। ठीक है। उसी के क्रम में हम दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज पढ़ेंगे। आप इस बात से भली भांति अवगत है कि मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको बोलते हैं, वह एक बहुत अच्छा शिक्षित शासक और दूरदर्शी शासक था। लेकिन उसके साथ समस्या क्या था ना, जो भी योजना लाता था वो बढ़िया से इंप्लीमेंट नहीं करता था। चाहे सांकेतिक मुद्रा की बात हो, या राजधानी परिवर्तन की बात हो, या टैक्सेशन से संबंधित हो। और आप ये भी देखेंगे कि उसका भी साम्राज्य ठीक ठाक अपने जो है क्षेत्र में जनता के लिए कार्य किया था, लेकिन वही जो है इंप्लीमेंटेशन में जो है समस्या था उसका। तो आप दिल्ली में जब बैठे हैं तो दक्षिण भारत में जो प्राचीन राजवंश है ना, काकतीय वंश, होयल वंश, यादव वंश, ठीक है, दक्षिण भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगातार आक्रमण हो रहा था। ठीक है, लगातार आक्रमण हो रहा था। इससे क्या हुआ कि दक्षिण भारत में आप समझ रहे हैं, यहां व्यापार का बहुत बढ़िया साधन था। समुद्री व्यापार भी था, ठीक है, कृषि योग्य भूमि भी था। लेकिन जब आक्रमण का बार बार भय रहेगा तो व्यापारी आपके पास नहीं आएगा, जिससे क्या है कि उस क्षेत्र में व्यापार का जो गतिविधि वो धीमी हो गया था, मंद पड़ गया था, धीमी हो गया था गति व्यापार की। और मजे की बात यह है ना कि उस क्षेत्र में जो है राजनीतिक और स्थिरता भी था, क्योंकि आक्रमण का जब भय रहता है और कोई ऐसा शासक नहीं हो जो साम्राज्य को चला सके। छोटे छोटे राज्य हैं और बड़े बड़े दिल्ली जैसे सल्तनत जैसे महान महान शासक हुए। जो योजना ला रहा था वो अपने आप में एक उत्कृष्ट योजना था, भले ही लागू करने से न हो, अलग विषय है। ठीक है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में जो मंदिर था, मूर्ति था, आक्रमणकारियों ने उसको तोड़ा, तो कहीं न कहीं भय तो उत्पन्न हुआ ना। तो उसी दौरान जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है 1336 में और 1347 में, विजयनगर और बहमनी का। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको ये टॉपिक खत्म करना है। इसका नाम जो है लुसेंट एक्सप्रेस बैच है, तो हम वही टॉपिक, वही कंटेंट बोलेंगे, वही फैक्ट बोलेंगे जो लुसेंट में दिया हुआ है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा बात करते हैं तो क्लास हो जाएगा लंबा, है ना। आइए हम लोग चलते हैं। और एक बात और है, जैसे जैसे मैंने लुसेंट में करवाया है उसके पीछे में यानी लास्ट में PYQ प्रश्न भी दिया है ना, वन लाइनर टाइप का, जो इस टॉपिक से संबंधित है ना। रेलवे का जो समान अध्ययन SPD है उसको मैंने लगा दिया है, तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको फैक्ट्स पे पकड़ हो जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए जी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होता है? 1336 में। हरिहर और दोनों भाई थे, ठीक है, और जो 5 भाइयों के है ना परिवार के अंग था। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का मतलब होता है शहरों का
जीत का शहर, ठीक है। हरिहर और बोका ने विजयनगर की स्थापना जो है किससे किया था? श्रृंगेरी शारदा पीठ के संत कौन थे? विद्याधरण से आशीर्वाद लेकर किया था। फिर आप देखेंगे कि जो है हरिहर और बोका ने अपने पिता, है ना, संगम के नाम पर क्या रखा था? संगम राजवंश रखा था, है ना। और इस राज्य इस साम्राज्य की जो राजधानी था वो कहाँ था? हम्पी था। और यह किस नदी पे था? तुंगभद्र, है ना, तुंगभद्र नदी पे था, ठीक है। और इसकी जो भाषा है वो कौन था? तेलुगु। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात और है कि मैंने इस बुक में पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है ताकि आप भी इस बात को समझे कि इस टॉपिक से, इस लाइन से कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो कहां कहां से बन सकता है। इसलिए पहले मैं इसको कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे, ठीक है। कह रहा है हापी के, है ना, भागवत शिष्यों के, है ना, कौन है? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, द्वारा प्रकाशित किया गया था। हरिहर और बोका अपने किसका? वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य क्रमशः जो है कितने वंश में था? एक पहला था एक संगम, दूसरा था सलुब, तीसरा था तुलुब, चौथा था अराविडु वंश। ये 4 गो वंश आपका हुआ विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण शासक भी देखेंगे हम। तो बोका प्रथम ने कौन सा पद धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि धारण किया था। और बोका ये प्रथम है। और हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में कौन सा? सबसे पहले महाधिराज का उपाधि धारण किया था। हरिहर द्वितीय ने सबसे पहले कौन उपाधि धारण किया था? महाधिराज का उपाधि धारण किया था। इटली के एक यात्री थे, कौन थे? निकोला कांटी, है ना। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था और इन्होंने ये किसके शासनकाल में आए थे? देवराय, है ना, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। और इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। तो देवराय प्रथम के बारे में, देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे, ठीक है, ठीक है। और देखिए संगम काल के प्रमुख जो शासक हुए इसको भी एक क्रम से देख लेंगे, क्योंकि शासक का क्रम भी कभी कभी आता है सजाने के लिए। कुट में रहेगा 4 गो क्रम रहेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके उसको कुट मिलाना होता है। तो पहला है हरिहर, दूसरा है बोका 2, तीसरा है हरिहर द्वितीय। 3 गो हुआ ना। देखिए इसको कैसे याद करें? हरिहर हो गया और हरिहर 2 यानी तीसरा नंबर पे हो गया, ठीक है। बोका हो गया प्रथम और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, ठीक है, कंटिन्यू हो गया। और मल्लिका अर्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। तो विरूपाक्ष द्वितीय हो जाएगा नीचे में। याद करने के दृष्टिकोण से देखिए चौथा और 5वां नंबर पर देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय है। चौथा और 5वां नंबर, प्रथम नंबर पर कौन है? हरिहर, दूसरा बोका, तीसरा में हरिहर द्वितीय और फिर देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। 5 हो गया ना जी, है ना। तो चलिए लग रहा है कि याद हो गया आप लोग को, है ना। अब देखिए अगला जो है स्पष्ट दिख रहा है आपको जी? सभी लोगों को दिख रहा है ना? देखिए देवराय प्रथम ने तुंगभद्र नदी पर क्या किया था? एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में है नहर ला सकते, है ना। सिंचाई के लिए इसने क्या किया था? हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। कौन था? देवराय प्रथम। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। संगम काल के सबसे जो प्रतापी राजा हुआ कौन था? देवराय द्वितीय। इसे क्या कहते हैं? इमाडी देवराय कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इमाडी देवराय कहते हैं। फारसी राजदूत कौन था? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, है ना, आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था?
देवराय काल में आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों के वेतन कितना था? वेतन जो है वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किसका? देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। इन्होंने राजा के दरबारी संस्कृति कौन सा? डिडिमा भट्ट को एक काव्य शास्त्रार्थ में क्या किया था? पराजित किया था, जिसके कारण देवराय द्वितीय ने इन्हें क्या किया था? कवि सार्वभौम की उपाधि दिया था। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखना होगा, एक बार फिर से समझिए। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में थे, ठीक है। इन्होंने राजा के दरबारी संस्कृत, है ना, कौन थे? बुद्धिमान कौन थे जी? डिडिमा भट्ट को पराजित किया था। जब पराजित किए तो इसके कारण देवराय द्वितीय ने इन्हें क्या दिया था? कवि सार्वभौम की उपाधि दिया था। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती के लिए किया था, उन्हें जागीर दिए थे। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को क्या कहा गया है? जगबेटकर, यानी हाथियों का सिकाई कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ कौन सा? महानाटक सुधानिधि, है ना, एवं कौन सा? ब्रह्मसूत्र प्रभाष्य लिखा। कौन किया था जी? देवराय द्वितीय को, है ना, कौन? जगबेटकर कहा। और इनके जो है देवराय द्वितीय का संस्कृत काव्य कौन था? महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा, ठीक है। और फिर अगला देखेंगे, मल्लिकार्जुन को क्या कहा गया है? गौड़ देवराय कहा गया है। और अगला देखेंगे हम, कौन? शालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश, कौन सा? शालुब वंश के स्थापना किया। ये हो गया आपका दूसरा राजवंश, ठीक है। और फिर जो है तुलुब जो वंश है ना, इसकी स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। तुलुब वंश के जो महान शासक हुआ वो कौन है? कृष्णदेव राय था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना, है ना। और शालुब, है ना, शालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का युग क्या था? मंत्री और सेनापति था, है ना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक क्या बोला था? शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री कौन आया था? डोमिगोयस पेस, है ना, विजयनगर आया था। इसने क्या किया था? विरूपाक्षी मंदिर के, है ना, सामने स्थित, है ना, हापी बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पादकों का क्या किया था? कारोबार होने के कारण इसे विश्व में उत्कृष्ट उपलब्धता वाला शहर कहा था। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दिया था। इस पॉइंट को आप इंगित करिए, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों ही मतलब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से पढ़ना है। फिर सुनिए, कहता है कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को क्या किया था? भटकल में किला बनाने की अनुमति दिया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या बोलते हैं? अष्टदिग्गज। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टदिग्गज, है ना, विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में रहते थे, है ना। तो किसके शासनकाल में हो जाएगा? देवराय कृष्ण के दरबार में, है ना, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और फिर अष्टदिग्गजों तेलुगु कवियों में कौन थे? अलसनी, है ना, पेद्दन प्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषा को ज्ञानी पुरुष थे। यानी संस्कृत में भी ज्ञान था इनको
और तेलुगु में विज्ञान था, जो कि प्रमुख थे, कवियों में प्रमुख थे। इसे तेलुगु कवि को क्या बोलते हैं? पितामह एवं आंध्र कविता का पितामह भी उपाधि दिया गया है। इनके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा गया है। इस पॉइंट को आपको बहुत गहराई से देखना होगा, ठीक है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में कहा अमुख मलयाद एवं संस्कृत में कौन सा? जाम्बवती है, कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना किया था। विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लिपि था जी? ठीक है, तो हम लोग देखे, क्या देखे है ना, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा लिपि था जी? नंदनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। और नागलपुर नामक दो नए नगर है ना, हजारा मंदिर है ना, जो राम को समर्पित है, एवं अगला कौन सा है? विठुल स्वामी मंदिर, ये कृष्ण को समर्पित है। का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने कौन सा? चिदम्बरम मंदिर एवं अंबाराम मंदिर, कहाँ पे? अंबाराम में पार्वती मंदिर एवं कांचीपुरम में कौन सा? वरदराज है ना, एवं कौन सा? एवं एकम्बल नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, ये ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है, इससे पूर्व आखिर इस साम्राज्य की स्थापना क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो धार्मिक दृष्टिकोण से अपना जो है धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदू के जो मंदिर थे तोड़ा गया था, ठीक है, उनकी संस्कृति और विरासत को तोड़ा गया। तो इसको पुनरुद्धार करने के लिए है ना, इसको पुनर्जागृत करने के लिए, इसको जो है और हिंदू को धर्म को और बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न शासक हुए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और स्थापित कर रहे हैं। देख रहे हैं कृष्णदेवराय कितना मंदिर को स्थापित कर रहा है ना जी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। कृष्णदेवराय की है ना मृत्यु कब हो जाता है? 1529 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। और कृष्णदेवराय ने क्या किया? आंध्र घोष, अभिनव घोष एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगला पॉइंट, देवराय है ना, कृष्णदेवराय के है ना राजगुरु कौन थे? व्यासराज, जिन्होंने व्यासराज तीर्थ भी कहा गया है, जिन्हें व्यासराज तीर्थ भी कहा जाता है। जब कृष्णदेवराय कालिंग के खिलाफ युद्ध अभियान पर गए थे, तब कौन? व्यासराज ने कुछ समय के लिए स्वयं विजयनगर के सिंहासन पर बैठकर कार्यभार संभाला था। इनके कहने पर कृष्णदेवराय ने पूरे साम्राज्य में क्या किया था? 732 हनुमान मंदिरों की स्थापना किया था। और व्यास राज ने क्या किया था? न्यायमृत और तात्पर्य चंद्रिका जैसे ग्रंथों की रचना किया था। लग रहा है कि आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है ना। कृष्णदेवराय की दो रानियां कौन थी? तिरुमल्ला और चिंता देवी थी। कृष्णदेवराय ने विवाह है ना, विवाह कर हटा दिया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को का भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। और तुलु वंश के जो है अंतिम शासक कौन से हुआ? सदाशिव हुआ, ठीक है। अब देखिए एक युद्ध है जो महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा इस युद्ध के। कौन सा? राक्षसी है ना, राक्षसी कंगड़ी या तालिको या बनीहट्टी का युद्ध कब होता है? 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पतन हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के उपरांत हुआ था? जैसे बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध से
डचों और फ्रांसीसियों का पतन माना जाता है। और आप ये भी देखते हैं बक्सर और पलासी के युद्ध से अंग्रेजों का भारत में नींव पड़ गया था। उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जो पतन होता है वो इसी युद्ध से होता है। ठीक है, 1500 कब होता है? 65 में। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। ठीक है, कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। इन्हें संयुक्त मोर्चा के तो कौन कर रहा था? आदिल शाह कर रहा था। फिर जो है तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन किया था? राम राय ने किया था। ठीक है, विजयनगर के राज्यों और बहमनी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। करा के तुंगभद्र के द्वाब में कौन सा? कृष्णा और है ना कावेरी के है ना कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। अब तुम हमको ये बताओ, कल जो है तुम एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ रहा था तो तुमको हम माइंड मैप से जो नदी याद करवाए थे, उत्तर में गोदावरी पहले है कि कृष्णा है? पहले गोदावरी है ना। तो गोदावरी और कृष्णा जो द्वाब क्षेत्र था उस वहां पे क्या था? वो कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, तो ऐसे हम पूछेंगे, ध्यान रखना बढ़िया से। अब जो है है ना कालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा? सदाशिव ने है ना तो कौन सा? तिरुमल के सहयोग से क्या किया इसने? पेनुकोंडा को अपना राजधानी बनाना प्रारंभ किया, वहां शासन किया था। फिर आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो चौथा राजवंश हुआ वो कौन था? कौन सा? आराविडु वंश हुआ, जिसका शासनकाल 1570 से लेकर 1672 तक होता है। और इसका स्थापना कौन करता है? इसका स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर जो है पेनुकोंडा में किया था। और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? रंग तृतीय है ना। कौन वंश के? आराविडु वंश की जो अंतिम शासक हुआ वो रंग तृतीय हुआ। ठीक है, फिर आप देखेंगे आराविडु शासक कौन था? वेंकट द्वितीय के शासन काल में कौन? वेडेयार, जो कब? 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य के स्थापना करता है। अब देखिए एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है कि विजयनगर साम्राज्य के है ना प्रशासनिक जो इकाई हुआ करता था उसका क्रम बताइए। तो सबसे जो है बड़ा का था प्रांत यानी मंडल या है ना मंडल, और फिर कौन था? कोट्टम या वलनाडु, जिसको जिला बोलते थे। नाडु और मेला ग्राम है ना, जो 50 गांवों का समूह था। और सबसे लास्ट में जो था वो कौन था? उरु यानी ग्राम था। ठीक है, तो सबसे छोटा इकाई उर हुआ। इसके बाद कौन हुआ? मेला ग्राम। इसके बाद नाडु, फिर है ना कट्टम या वलनाडु, और फिर है ना प्रांत या मंडल। ठीक है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से विजयनगर साम्राज्य का जो क्रम है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य जो है विजयनगर 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जहां प्रांतपति प्रधान होता था। वे अधिकांशतः राजा के संबंधी होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। अगला पॉइंट क्या है? न्यायकार व्यवस्था। देखिए न्यायकार व्यवस्था क्या है? विजयनगर कालीन सेनाओं को क्या बोलते थे? नायक कहते। देखिए न्यायकार व्यवस्था का संबंध किससे है, क्या है, ये आपको बढ़िया समझिएगा। 1-2 लाइन देगा, अब इसके कथन कारण से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए विजयनगर जो कालीन जो है सेना नायकों को क्या कहते थे? नायक कहते थे। राजा जो है नायकों को वेतन के बदले अथवा उनकी है ना उसकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे क्या बोलते थे? अमरम कहा जाता था। भूखंड को अमरम कहते थे। फिर देखते अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण
नायकों को क्या बोलते थे? अमर नायक कहते थे। नायक नायक जो है अमरम भूमि से प्राप्त आय के एक निश्चित अंत को क्या कर प्रति वर्ष राजा को देते थे और युद्ध के समय राजा को सहायता के लिए अपने पास से एक निश्चित है ना निश्चित संख्या में सैनिक भी रखते थे। देखिए नायकों का ट्रांसफर जो है स्थानांतरण नहीं होता था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नायकों का स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं होता था। फिर देखेंगे है ना नहीं होता था। नायकों के अधिकार धीरे धीरे अपने भूमियों पर पैतृक हो गया है ना। पैतृक मैंने बाप का था तो फिर बेटा का हुआ तो फिर उसका भी बेटा का हुआ, पैतृक हो गया है ना, वंशानुगत। फिर आप देखेंगे 16वीं शताब्दी के मध्य में है ना 16वीं शताब्दी के मध्य में 200 है ना 200 के लगभग हो गया। इनका नायकों की जो संख्या है 200 के लगभग हो गया। और इनकी एक विशेषता यह थी कि प्रांतपतियों की तुलना में अपने आंतरिक शासन में अधिक स्वतंत्र थे। प्रांतपति जो राजा हुआ करता था उनके तुलना में ये प्रांतीय स्तर पर काफी हद तक स्वतंत्र होते थे, अपने हिसाब से लोग कार्य करते थे। क्योंकि जो ये पैतृक हो गया ना, अब पैतृक हो गया, धीरे धीरे इनका वंश बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि राजा के संबंध से थोड़ा सा दूर आ रहे हैं, ठीक है। तो निजी स्तर पे प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्र होते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित हुआ था। फिर इन ग्रामीण इलाकों पर शासन हेतु क्या था? 12 प्रशासकीय अधिकारियों को नियुक्ति किया जाता था, जिनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते थे? आयंगर कहते थे। ये जो है अवैतनिक थे, ध्यान रखिएगा। इनको सैलरी नहीं मिलता था। इनकी सेवा के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः क्या करता था? लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान करते थे। यही पॉइंट आपको इसमें महत्वपूर्ण है। जो आयंगर थे ये वैतनिक थे कि अवैतनिक थे? तो अगर ये अवैतनिक थे तो इनके लिए राजा क्या करता था? इनके लिए भूमि जो कर हुआ करता था वो क्या कर दिया गया था? कर मुक्त कर दिया गया था। लगान जो है लगान मुक्त कर दिया गया था। बस समझ में आ रहा है? किनके लिए? आयंगर के लिए। क्योंकि आयंगर को सैलरी मिल नहीं रहा है। अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो कुछ मिलना चाहिए ना जी। अगर नहीं मिलेगा कोई फ्री विश्वास देगा? नहीं देगा। तो उनके बदले में राजा जो है क्या करा? कर मुक्त भूमि प्रदान किया था। इनके पद भी क्या है? वंशानुगत थे। वहां पैतृक और वंशानुगत शब्द को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। इस पद को है ना, इस पद को क्या करते थे? बेचने या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों के इजाजत के बगैर नहीं बेच सकता था और ना ही दान में दे सकता था। यानी लगान मुक्त कर मुक्त भूमि मिल रहा है इनको, तो इनसे आपको अनुमति के बिना ना तो आप जमीन खरीद सकते हैं और ना ही आप जमीन को दान दे सकते हैं। हाँ, ग्राम स्तर पे। क्योंकि ग्रामीण स्तर पर ये स्वतंत्र थे ना, राजा एक शीर्ष पे था, ठीक है। तो शीर्ष पे था तो ग्रामीण स्तर पे तो यही कर रहे थे, ठीक है। जब ये ग्रामीण स्तर पे कर रहे हैं तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि अगर राजा को दान करना होगा और जो है बेचना होगा भूमि, तो पहले राजा इनसे संपर्क करेगा, क्या करना है, ठीक है। तो ये ऐसा व्यवस्था था इसमें। तो फिर जो है विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य में आए, ठीक है। अब देखिए पहला कौन था जी? निकोलो कॉन्टी। ये इटली का रहने वाला था, जो देवराय प्रथम के दरबार में 1420 में आया था। अगला कौन सा है? अब्दुल रजाक। ये फारस से रहने वाला था। देवराय द्वितीय शासनकाल में आया था। और कब आया था? 20 का मुताबिक कब आया था जी? 22 साल बाद, यानी 20 में हुआ आया था तो 42 में ही आया था अब्दुल रजाक। फिर आप देखेंगे डोमिंग है ना, डोमिंग पायस।
ये पुर्तगाल, तीनों के तीनों पुर्तगाल के थे। डोमिंग पायस, बारबोसा और नूनीज, ये तीनों के तीनों कहाँ के थे? अब दो था ना, वो आया था किसके शासनकाल में? कृष्णदेव देव के शासनकाल में आया था। बात समझ में आ रहा है? इसको अगर याद करने के दृष्टिकोण से देखना है तो देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, एक में आ रहा है 1420 में आ रहा है और 22 साल बाद दूसरा में आ रहा है, यानी 1442 में आ रहा है। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय कौन कौन व्यक्ति है? निकोलो कोंटे और अबुल रज्जाक, ठीक है। फिर आप देखेंगे कृष्ण देव के नाम में 2 गो आता है। कौन कौन आता है? है ना, डोमिंग पायस और बारबोसा। याद करने के दृष्टिकोण से एक लास्ट में है तो याद मान के याद हो गया आपको पक्का? चलिए, लग रहा है कि जो लड़का आगे बैठा है उसका मन नहीं लग रहा है, लक्षण तो लग रहा है ना। अगला कौन है? कर्णिक। कर्णिक जो है, कर्णिक नामक कौन था? अयंगर के पास अपनी जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। भू राजस्व की दर का कितना प्रतिशत था? सीधे पूछ देता है यही कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़ा आय का स्रोत लगान। और भू राजस्व कितना प्रतिशत था? 1/6। ध्यान रखना होगा। प्रशासन के सबसे छोटी इकाई गांव के अधिकारियों के पद क्या था? पैतृक था, है ना। और सेन टेवा गांव की आय व्यय की देखभाल करने वाला था। गांव के चौकीदार को तलस पुकारते थे और किसको? बेगरा गांव में, है ना, बेगार मजदूर आदि की, है ना, देखभाल करता था। विवाह कर और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने पर क्या करते थे? कर से मुक्ति था इनको, ठीक है। और अगला जो है उम्बली, है ना, ग्राम में एक विशेष सेवा देने के बदले, है ना, बदले दी जाने वाली लगान मुक्त कथा भूमि की भू धारण पद्धति थी। इस शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है? रक्त कोडगे, है ना। ये क्या है? तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को, परिजनों को क्या कहते थे? दी गई भूमि के बारे में कहा गया है। यानी युद्ध में जो प्रदर्शन करते वक्त मर जाता है, लड़ते वक्त मर जाता है, तो मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता है क्या? रक्त कोडगे, है ना। अगला पॉइंट कौन सा है? कुटगी, है ना। ये क्या है भाई? तो ब्राह्मण, मंदिर और बड़े भूस्वामियों को जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टी पर भूमि देते थे, ऐसे भूमि को क्या कहते हैं? कुटगी कहा जाता है। वे कृषक क्या रहा है? वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ क्या करते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गोदी कहते हैं। युद्ध में वीर गति पाने वाला पुरुष को क्या बोलते हैं? गढ़पेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या था? कदाचार कहलाता था। और इस विभाग को उच्च जो अधिकारी हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? दंडनायक या सेनापति कहते थे। और टकसाल विभाग को क्या कहते थे? जोरी खाना कहा जाता था। अगला पॉइंट कौन सा है? चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तावेज वर्ग लोगों को क्या कहते थे? वीर पंजाल कहते थे। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकार बसे लोगों को क्या कहते थे? है ना, बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा क्या था? प्रचलित था। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या बोलते हैं?
बेग बस बेग बग ने बेस बग कहता थे, है ना, बेस बग कहा जाता था। प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। दास प्रथा का प्रचलन था लेकिन प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। सामाजिक दृष्टिकोण से ये सब आपको ध्यान रखना होगा। विजयनगर साम्राज्य में समाज कैसा था, दास प्रथा मुक्त था नहीं था, कर व्यवस्था था नहीं था, कर से कितना छूट था, लगान की जो है कितना प्रतिशत था, आय का स्रोत क्या था, इनका व्यापारिक किन किन देशों से था, है ना, और किस चीज को विशेष रूप से ध्यान व्यापारिक के दृष्टिकोण से देते थे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, बाल विवाह सामान्य प्रथा थी, पर्दा प्रथा प्रचलन था, लेकिन पर्दा प्रथा क्या था, नहीं था, दास प्रथा में प्रचलन में था, दास प्रथा प्रचलन में था, पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह सामान्य था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। मंदिरों में रहने वाला स्त्री को क्या बोलते थे, देवदासी कहते थे। इनको है ना आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन देते थे। ठीक है, विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता क्या था, कल्याण मंडप एवं हजार स्तंभों को है ना गोपुरम का निर्माण हुआ था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ है ना देवता की पत्नी है ना अमान है ना मंदिर का भी निर्माण हुआ था। तिरुपति मंदिर है ना, तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय एवं उनकी पत्नी कौन, तिरुमल एवं चिंता देवी और वेंकट प्रथम आदि की मूर्ति है। ठीक है, आप देखेंगे अगला जो त्योहार है कौन सा है, महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। ठीक है, यह उत्सव देवी किसका, देवी दुर्गा की प्रसन्न करने के लिए करते थे। विजयनगर काल में कन्नड़ जो है कृतियों में कौन कौन थे, भीमक द्वारा कौन था चरित्र, कौन सा, वाष्य पुराण अत्याधिक क्या था, प्रसिद्ध जो है लिंगायत धर्म ग्रंथ था। फिर अगला पॉइंट देखेंगे हम, मदुरा विजयम है ना, बुक्का प्रथम के पुत्र कौन था, कुमार कंपनी के पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय एवं कौन सा, रामराज एक अच्छे कौन था, संगीतज्ञ था। जो लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे, संगीतकार था। इसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक का रचना किया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। कह रहा है कि कृष्णदेव राय और है ना राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे, म्यूजिक अच्छा बनाते थे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतकार थे और उसने क्या किया था, संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना किया था, है ना। संत विद्या है ना, क्या, हाँ, संत विद्या धरण्य ने संगीत ग्रंथ कौन सा, संगीत सार का रचना किया था। वीणा जो है विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय क्या था, है ना, संगीत वाद्य था। ठीक है, विजयनगर की चित्रकला, विजयनगर की, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को जी, हैं, ठीक है, कहाँ गया है ना, यही है ना, हम लोग स्पष्ट आ रहा है जी, यस बाबू। ठीक है, वीणा जो है विजयनगर साम्राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय क्या था, संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला है ना कौन सा, लिपाक्षी कला के नाम से जाना जाता था। इस चित्रकला के विषय है ना, इस चित्रकला के विषय है ना रामायण एवं महाभारत से लिया गया है। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुआ जिसे क्या बोलते हैं, यक्षिणी शैली के नाम से जाना जाता है। अब जो है
विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था? स्वर्ण का बारह था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों किसने भून और परदौसा या पगौड़ा के रूप में उल्लेखित किया गया है। सोने के छोटे सिक्कों को क्या कहते हैं? प्रताप या फणप कहा जाता है। प्रताप 26 ग्रेन था, है ना। फनम जो है 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को क्या बोलते थे? तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन था? पुरजोडे, जो पुर्तगाल दिनार। और अगला कौन था? फ्लोरीन और कुडेट इटली मुद्रा था, प्रचलन में था। अब अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो कौन सा है? बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया। अब इससे जो संबंधित फैक्ट है वो बहमनी करने के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, बहमनी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, कब? 1347 में कौन? हसन गंगू ने बहमनी राज्य को स्थापना किया था। हसन गंगू बहमनी राज्य को स्थापना किया था। फिर अब कब किया था? 1347 में किया था। और इसी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही दक्षिण भारत में लगातार विदेशी आक्रमण हो रहा था, जिससे जो प्राचीन राजवंश हुए एकदम कमजोर हो गए। वहां राजनीतिक अस्थिरता बन रहा था। इसी को देखते हुए विजयनगर और बहमनी जो है राज्य की स्थापना किया गया है। और विभिन्न शासकों द्वारा जो इनके मंदिर का तोड़ा गया था पुनः निर्माण किया गया है। आप देखें ना, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने और अनेक शासकों ने मंदिर का निर्माण करवाया है और अपने हिसाब से कवियों को रखकर हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। उसी क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है 1347 ईस्वी में कौन किसने किया था? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। वह क्या था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्ग को अपना क्या किया था? राजधानी बनाया था, जिसकी भाषा क्या था? मराठी था। अपने कहा कि इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था। पहला कौन था? दूसरा कौन था? तीसरा कौन था? और चौथा कौन था? है ना, विदर था। ठीक है। जब इसका मृत्यु होता है 1300 कब? 11 फरवरी 1358 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र कौन होता है? मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था, हुक्का के विरोध में हुआ था। किसका पर हुआ था? बारूद का प्रयोग हुआ था। और फिर भीमा नदी, देखिए भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज-उद-दीन फिरोज ने किया था। और फिरोज भौगोलिक खगोलिक को प्रोत्साहित किया था इसने। और इसने क्या किया था? दौलताबाद के पास एक क्या किया था? वेधशाला बनवाया था। और फरिश्ता के अनुसार फिरोज जो है फारसी और अरबी और तुर्की के अतिरिक्त कौन? तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा को भी ज्ञान रखता था। आज भी हमारे जो विदेश में कार्य करते हैं, विदेश फॉरेन ऑफिसर्स, वो भी 2-3 लैंग्वेज जानते हैं। क्योंकि जब कार्य वहां करना है तो लोकल लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा, तब स्थानीय लोगों से आप मिलके उनसे बात कर सकते हैं। जब ये हैं बाहरी, और अगर यहाँ पे अगर आपको समाज स्थापित करना है, यहाँ की जनताओं को बात सुनना है, यहाँ आपका जो है अपना कार्य क्षेत्र बनाना है, तो यहाँ का आपको लैंग्वेज जानना पड़ेगा। ठीक है।
देखिए तेलुगु को भी जानता है ये बोलना, कन्नड़ भी जान रहा है और मराठी भाषा भी जानता है, ठीक है। फिरोज फिरोज शाह है ना, जो है फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कथा कार्य प्रशासन बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया था और चोल और दभोल इसके समय में कौन था, प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। देखिए बहमनी वंश की जो प्रमुख शासक हुआ, पहला शासक कौन हुआ, मोहम्मद शाह प्रथम। दूसरा जैसे मृत्यु होता है तो कौन होता है, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह दाऊद प्रथम और मोहम्मद शाह द्वितीय होता है। फिर ताजुद्दीन फिरोज और फिर सिजाउद्दीन अहमद प्रथम और अलाउद्दीन अहमद द्वितीय और शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, ये इसका शासक हुए। फिर आप देखेंगे प्रांतपति के विशेष विरुद्ध, एक तो प्रांत था और विशेष विरुद्ध था। फिर आप देखेंगे दौलताबाद में कौन था, मनसद ए आली, बरार में मजलिस ए अली और बिदर में आजम ए हुमायूं और गुलबर्ग में मलिक नायक, ठीक है, नायब। तो चौल और दाबोल क्या था, बंदरगाह था। अगला शासक देखेंगे हम लोग कौन था, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपने राजधानी का किया था, गुलबर्ग से हटाकर कहा किया था, विदर्भ में स्थापित किया था और विदर्भ का नया नाम क्या रखा, मोहम्मदाबाद रखा था। और मोहम्मद तृतीय के शासन काल में कौन था, ख्वाजा जहां की उपाधि से कौन, महमूद गवा कहां का था, ईरान प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और मोहम्मद तृतीय के आदेश पर क्या हुआ था, 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गांव को फांसी दे दी गई और महमूद गांव ने बिदर में एक का किया था, महाविद्यालय यानी मदरसा का स्थापना किया था और इसका भवन क्या था, तमलिस तिम जिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रहते थे। इन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से फ्री यानी मुफ्त दिया जाता था। अगला जो है रियाजुल है ना, रियाजुल है ना, इंसा नाम से है ना, महमूद गांव के पत्रों का संग्रह किया जाता था। अगला जो पॉइंट है 1700 है ना, 1470 ईस्वी में रूसी यात्री कौन आया था, निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर कौन था, मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर है ना, गुलबर्ग तरफ में शामिल था, सबसे महत्वपूर्ण था, है ना। अगला जो है कलीमुल्लाह बहमनी वंश का जो है अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार से है। देखिए ये जो है ना, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, गोलकुंडा हो गया, बिदर हो गया, इसके संस्थापक आपको याद होना चाहिए और कब हुआ था, ठीक है। वंश जो है ये राज्य है, राज्य हो गया, संस्थापक हो गया और समय हो गया। देखिए एक बार देखते हैं, बीजापुर में कौन था, आदिल शाही, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, सन 1489। 5 गो कौन कौन है, बीजापुर। अगला है अहमदनगर। अहमदनगर में किसका वंश था, निजाम शाही, संस्थापक कौन था, मलिक अहमद, यानी 1 साल बाद है ना जी, 90 में पहले हुआ बीजापुर, इसके बाद अहमदनगर।
1400 कब 89 में बीजापुर और 90 में अहमदनगर। इसके बाद जो है देखेंगे बरार भी जो है 90 में ही होता है स्थापना। और वंश कौन था? इमाद शाही। और संस्थापक कौन था? फतेहुल्लाह, है ना, इमाद शाह। गोलकुंडा का वंश किसका था? कुतुब शाही। और शासक कौन था? कुली कुतुब शाह। ये 1500 और 1526 में कौन होता है? विदर, है ना, वंश। संस्थापक अमीर अली विरुद्ध। अब देखिए हम देखेंगे मंत्री और इसके विभाग, ये पूछा जाता है। देखिए वकील ए सल्तनत कौन था? दिल्ली के मलिक नायब के समान था। वकील ए कुल, ये जो है मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, वकील को छोड़कर। अमीर ए कौन? जुमला, इसका अर्थ क्या है ना, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर ए अशरफ, विदेशी नीति और दरबारी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजीर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक हुआ करता था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी। सरद-ए-जहां, न्याय विभाग, धर्म और दान से संबंधित अध्यक्ष हुआ करता था, है ना। सल्तनत, सुल्तान के महल और दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होता था, जिसे शाखे खेल, है ना, शाखे खेल कहते थे। और यह 4, है ना, भागों या उसमें नौबत में विभाजित थे। इसका जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? शर-ए-नौबत। बीजापुर के शासक जो है अली आदिल शाह, कौन को क्या बोलते थे? सूफी कहते थे, है ना। और अकबर से पहले इसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था और उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संगीत विद्वान कौन था? बावन पंडित को बनाया था। इसके उत्तराधिकारी जो है संस्कृत एवं मराठी भाषा के आश्रय देना जारी किए थे। अब जो है अगला जो पॉइंट है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को, है ना, अबला या गरीबों का दोस्त कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त। अबला बाबा या गरीबों का दोस्त किसको बोलते हैं जी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को क्या बोलते हैं? अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहते हैं। इसने किताब ए क्या किया था? नौरस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें संगीत को विभिन्न का रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। इसने, है ना, नौरसपुर नाम से एक राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहलाता था। उसने कौन? विठोवा की उपासना का केंद्र कौन? है ना, अनुदान दिया। मोहम्मद कुली कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या किया था? 91-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनाया था। इसमें 4 दिशाओं से 4 ऊंचे मेहराब जो 4 मंजिली, और उसमें प्रत्येक की ऊंचाई जो है 84 मीटर है, सॉरी 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था।
अब अगला जो है इब्राहिम रौजा एवं गोल गुंबद बीजापुर इमारत में सबसे प्रसिद्ध हुआ करता था। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में जो है बनाए गए गोल गुंबद है ना, गुंबद इतना विशाल था जितना विशाल एक का था। देखिए 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल था जितना विशाल एकल गुंबद भी कभी नहीं बनाया गया। इसके सभी अनुपात को है ना क्या करा गया था, शांतिपूर्ण और चारों कोनों पर बनाए गए ऊंची गोलाकार मीनारों के इसकी छवि को एक संतुलित प्रदान किया गया था। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष का एक ओर से क्या है फुसफुसाहट की आवाज आए तो दूसरे भी सुनाई पड़ता था। अतः इतना सुव्यवस्थित बनाया गया था कि जो है एक तरफ आप आवाज देते हैं दूसरे तरफ भी इसकी आवाज। तो फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य हुए जैसे कि हो गया जौनपुर है ना, कश्मीर और भी छोटे छोटे राज्य हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जौनपुर शहर के जो है स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों किया था, अपने भाई जुन्ना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में किया था। जौनपुर में स्वतंत्र कौन था, शार्की है ना, शार्की राजवंश की स्थापना किसने करवाया था, मलिक सरवर ने की थी है ना, मलिक सरवर ने किया था। फिर आप देखेंगे अगला जो पॉइंट है ना, ख्वाजा है ना, ख्वाजा जहां को मलिक उस शर्क यानी पूर्व का स्वामी के उपाधि है ना 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र कौन सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के जो प्रमुख शासक हैं वो आप देख लीजिएगा। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर में किसका, बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। अगला जो है शर्की शासन के अंतर्गत है ना, विशेषकर कौन, इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा। फिर जो है अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान कौन, इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा कौन, विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को क्या किया गया था, तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद जिसका निर्माण 1470 ईस्वी में किसने किया था, हुसैन शाह शर्की द्वारा किया गया था। वो पीर बोधन नामक सूफी संत इसी काल का एक महान संगीतकार था। अगला जो है झांसरी मस्जिद जो 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की द्वारा लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह द्वारा 1450 ईस्वी में किया था। अब आ जाएगा कौन सा, अभी कौन सा खत्म हुआ, अभी हुआ जौनपुर खत्म हुआ। और भारत का सिराज इब्राहिम शाह से नाम कहा जाने लगा। किसको बोलते हैं, जौनपुर को ही बोलते हैं ना। अब बताइए कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य स्थापित किया था। फिर 1339-40 में कश्मीर में कौन, शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किया गया। कश्मीर के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, शाहमीर था, जो
जो शामिल के नाम से समुद्दीन शाह मीर के नाम से शासन पर बैठा था। इसने अपने राजधानी इंद्रकोट में स्थापित किया था। अलाउद्दीन ने अपनी है ना इंद्रकोट से हटाकर राजधानी कहाँ कर दिया था? अलाउद्दीनपुर, जो जिसका नाम क्या था? श्रीनगर। हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को का बुत शिकन कहा गया, और उसने मार्तंड, विश्व और ईशाना चक्रवर्ती और त्रिपुरेश्वर की मूर्ति को तोड़ा। फिर सिकंदर ने कश्मीर की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, और उसके समय से बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान कहाँ गए? कश्मीर आए। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठता है। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसको ये प्रश्न पूछा गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसने जजिया कर हटाया, गौ वध निषेध कर दिया और सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, और जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को उच्च पद प्राप्त हुए थे, है ना। और श्रेया भट्ट जो है उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था, और बुलर झील जैन लंका इसके काल की जो है इंजीनियर उन्नत उत्कृष्ट की नमूना है। फिर आप देखेंगे जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञान था उसको। इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। हम लोग कश्मीर देखे, जौनपुर देखे, अब देखेंगे बंगाल में जो है इत्यादुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था, और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांटा था: लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। ठीक है, लखनौती हो गया उत्तरी बंगाल, सोनार हो गया पूर्वी बंगाल, और सतगांव हो गया दक्षिण बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल को क्या किया? विभाजन को समाप्त कर हुसैनी है ना इलियास शाह के नाम से बंगाल पर शासक बना। पांडवों में आदीन मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। फिर बंगाल के शासक कौन था? गयासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अब जो है अगला हमला टॉपिक देखेंगे, वो जो है ना मेवाड़ तो खैर नीचे होगा, चला गया है ना। गुजरात है, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, बंगाल ये वाला हो गया ना, है ना। यहाँ से आपका है अलाउद्दीन हुसैन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था जी? है ना, पांडुआ से कहा किया था इसने? गौंड स्थानांतरित किया था। महाप्रभु चैतन्य जो है अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने कौन था? सत्यपीर नामक आंदोलन का शुरुआत किया था। मालाधर वंशु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर क्या किया था? इसने गुणराज की उपाधि धारण किया था। अब इसके बेटे को है ना क्या किया था? सत्यराज खान की उपाधि दिया गया। और अगला जो है नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गोंड में क्या किया था? बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था।
अब अगला जो पॉइंट है वो है मालवा। ठीक है, मालवा। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर खां के जो पुत्र हुआ अलफ खां और हुसैन शाह उपाधि जो है ये धारण किया और जो है 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपने राजधानी धारा से कहा किया, मांडू को स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दिया और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोल भवन या दरबार हॉल का निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह ने करवाया था। इस किले में जो सबसे महत्वपूर्ण था कौन था? दिल्ली दरबार। और फिर अगला जो है बाज बहादुर और रूपपति का महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। और जहाज महल का निर्माण कौन किया था? गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। और जो है कुशमक महल को कौन? महमूद खिलजी ने कहा फतेहाबाद नमक नगर में कराया था। अब अगला जो है वो है गुजरात। गुजरात के शासक कौन था? राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में इसे शामिल कर दिया था। एक बात ध्यान रखिए, जो प्रांतीय स्वायत्त, हम लोग प्रमुख प्रांतीय स्वायत्त राज्य पढ़ रहे हैं, उसको कब किसने किस प्रांत में मिलाया और वहां का स्वतंत्र शासक कौन था, इसको आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने है ना गुजरात को 1297 में मिलाया, ये डेट आपको ध्यान रखना होगा। कश्मीर, जौनपुर, मालवा, गुजरात है ना, ये जो प्रांत हैं वो कब किस में कहा मिल रहा है, कब आक्रमण कर रहा है, उस दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था? 1297 में मिलाया था। और फिर 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा इसे नियुक्त गुजरात के सूबेदार कौन? जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह के उपाधि ग्रहण कर क्या किया था? 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। अब ये प्रमुख शासक है गुजरात का, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर हम देखेंगे अहमद शाह ने क्या किया था? असावल के निकट साबरमती है ना, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक एक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर कहाँ कर दिया था? अहमदाबाद बनाया। गुजरात का सबसे जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो महमूद बेगड़ा हुआ। महमूद बेगड़ा ने क्या किया था? गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपोनेर के निकट मुहम्मदाबाद क्या नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन था। कौन? महमूद बेगड़ा है जो गुजरात का शासक हुआ, वो किसके समकालीन था? सिकंदर लोदी के समकालीन था, उसका प्रिय मित्र था। इसके शासन काल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक क्या किया था? उपहार भेजा था। दोस्त है तो उपहार न भेजेगा। बारबोसा है ना, बारबोसा ने क्या है मजहूद बेगड़ा को क्या किया था? विश्व पुरुष कहा था। और बारथोमा ने बेगड़ा के विषय में क्या लिखता है? उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधा था, है ना। था नहीं, कहा था रे गधा, मतलब दोस्ती का जो वो था, बंधन था, उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा है ना कि उसका पूंछ था, समझा है ना। अब उतना नहीं था, मतलब ये अपनी भावनाओं को शब्द में व्यक्त किया है, ठीक है। फिर अगला कौन सा है?
उदयराज बेगड़ा के दरबारी कवि था, जिसने सुल्तान की, है ना, प्रशंसा में क्या था, पुस्तक लिखा था। एक ब्राह्मण कौन था, मलिक गोपी बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। और हुमायूं से हारने के बाद क्या था, बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। और बहादुर शाह क्या था, संगीत का प्रेमी था। इसने क्या था, मंजू कलावत को संरक्षण प्रदान किया था। फिर एक चीज और देख लीजिए आप लोग, 1611 ईस्वी में सिकंदर बिन महमूद मंजू द्वारा लिखी, कौन था, मिराज ए सिकंदरी, गुजरात के इतिहास को जफर खां द्वारा मुस्लिम विजय से, कौन था, मुजफ्फर शाह तृतीय की मृत्यु और गुजरात में जो है बाद में घटनाओं का वर्णन देता है। यह पुस्तक गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर आधारित है। अब हम जो है देखेंगे, अब क्या है कि जो स्पीडी से जो है ना, नहीं, एक प्रश्न अभी और है, मेवाड़ वाला है, ठीक है। मेवाड़ जो है, थोड़ा मेवाड़ देख लेते हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने, मेवाड़ को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के, कौन था, गुहिलौत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया था। इस डेट को आपको ध्यान में रखना होगा, 1303 ईस्वी में ध्यान रखना हो। और गुहिलौत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश के कौन थे, हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था। राणा कुंभा, है ना, राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में जो है एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा और किसका, बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हो जाता है। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। मेवाड़ का राजधानी चित्तौड़गढ़ था और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला देखेंगे हम, कौन, खानदेश, ठीक है। खानदेश तुगलक वंश के पतन के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, सूबेदार मलिक अहमद रजा फरूख ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में 1382 ईस्वी में खानदेश को स्थापना किया था। अब इसकी राजधानी जो है बुरहानपुर थी। इसकी सैनिक जो मुख्यालय था, है ना, आसिरगढ़ था। और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक है ना, देखिए एकदम वन लाइनर देखेंगे, ठीक है, और बहुत जल्द ही इसको खत्म कर देंगे। ये जो है ना टक टकाटक जो है करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, आराम से हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, है ना, किस वंश के सामंत थे, तो काकतीय वंश के सामंत थे। फिर जो है अब देखिए आपको जो है कुछ प्रश्न दिखाते हैं जो प्रश्न पूछा गया है। स्पष्ट है ना जी, है ना। हम तो लग रहे हो सुस्त हो गया जी, ऐसी बैठते हैं, ढंग से बैठो। विजयनगर साम्राज्य के स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन था, फिर जो है विजयनगर के प्रथम राजधानी कहाँ था, विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या था, विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या था, हम्पी अवशेष है, हम्पी स्थित है। हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में
तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है। और विरूपाक्षी मंदिर कहाँ पे है? कर्नाटक में। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1565, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। संगम वंश के स्थापना किसने किया था? इटली की यात्री कौन है? निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा किसी शासन में कभी किया था? देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? देवराय द्वितीय। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री कौन विजयनगर आया था? विजयनगर साम्राज्य के भूराजस्व दर कितना था? 1/6। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? आराविडु और आराविडु। कौन सा है? तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? कृष्णदेवराय ने किस वर्ष तक शासन किया था? और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तेलुगु के 8 कवि थे, ठीक है। और तेनालीराम क्या था? और आंध्र भोज विठुल स्वामी मंदिर किसने करवाया था? पुर्तगाली यात्री कौन? पुर्तगाली यात्री डोमियोगोस पायस और बारबोसा किसके शासन काल में आया था? कृष्णदेवराय ने गोलकोंडा का युद्ध कब किया था? गोलकोंडा जो है हैदराबाद तेलंगाना के किला को बनवाया था किसने? राजवंश ने। गोलकोंडा की संधि कब हुआ था? 1663 में। पुर्तगाली नूनिस आया था। आ जाइए अब तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव। अब बहमनी राज्य की स्थापना कब होता है? कौन करता है? 1347 में। और हसन गांगू। बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा। अब हल्का सा इसको और छोटा करते हैं ना, दिख रहा है आप लोग को जी? गुलबर्ग के जगह पर विदर्भ को राजधानी किसने बनाया था? अहमद शाह ने। अहमदा कौन सा है ना? बहमनी साम्राज्य की भाषा क्या था? बहमनी साम्राज्य विदेशी मंत्री को क्या कहते थे? वजीर ए अशरफ कहते थे। बहमनी साम्राज्य में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? अना जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह। हैदराबाद स्थित 4 मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब आ जाए प्रांतीय राज्य। जौनपुर की स्थापना किसने करवाया था? भारत का सिराज। जामा मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह शर्की ने 1470 ईस्वी में किया था। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? सुहादेव ने किया था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? महाभारत और राजतरंगिणी फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीन ने करवाया था। मेवाड़ के राजधानी कहाँ था? कहाँ था? चित्तौड़गढ़ था, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाया था? राणा कब करवाया था? 1448 में, है ना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिला में।
और जो है महाप्रभु चैतन्य समकालीन किसके थे? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन के। इसी के साथ ये जो है दोनों टॉपिक खत्म हो गया। कल आपको हम सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।